Hello and welcome to our channel. This is video 7 of most important JEE Main PYQ series. In this we'll do differential equation. आशा करता हूं कि हमेशा की तरह आज भी आप अपनी नोटबुक एंड पेन के साथ क्लास के लिए तैयार हैं, तो फटाफट से लाइक का बटन दबाकर अटेंडेंस लगाएं और क्लास शुरू करें। तो हर चैप्टर की तरह यहाँ भी हम पूरी की पूरी जो थ्योरी है वो 2 या 3 पेजेस में खत्म करेंगे। उसके बाद जेईई मेन पीवाईक्यूज और एडवांस पीवाईक्यूज की हेल्प से इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन आपको पता ही है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब वो डिफरेंशियल इक्वेशन, वो इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट का इन्वॉल्वमेंट हो, फंक्शन का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, वो यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया है, आप एक बार पढ़ सकते हैं। दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं। एक तो ऑर्डिनरी जो हमारे सिलेबस में है, पार्शियल जो आई थिंक आप लोग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में यूज करते हैं। यहाँ दो एग्जांपल दिए हुए हैं। पार्शियल का मतलब आपको पता होगा कि जब हमारे पास मान लो ये फंक्शन है एफ एक्स कोमा वाई, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब आप वाई को कांस्टेंट अज्यूम करेंगे और फिर आप एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। पहले में एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, दूसरा डी स्क्वेयर वाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2 dy बाई डी एक्स प्लस 3। ठीक है, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। वो डिफरेंशियल कोफिशिएंट हम यूज कर रहे हैं जो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में किया था। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल के साथ हम इसे सीखेंगे। ऑर्डर का मतलब मान लो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, उसमें डबल डेरिवेटिव, जैसे सेकंड एग्जाम्पल में डबल डेरिवेटिव यूज हो रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव यूज हो रहा है, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर कोफिशिएंट होगा उस ऑर्डर को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल सेकंड वाले केस में जो ऑर्डर है वो 2 है, फर्स्ट वाले केस में ऑर्डर 1 है। नेक्स्ट टर्म है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान रखना, हर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइंड नहीं होती। कब डिफाइंड होती है? पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म आफ्टर एक्सप्रेसिंग डिफरेंशियल इक्वेशन एज पॉलिनोमियल ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, एज पॉलिनोमियल ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स की टर्म्स में पॉलिनोमियल बनाओ। अगर वो पॉलिनोमियल नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब डिग्री डिफाइंड नहीं है। उसके बाद जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म होगी उसके पावर को हम कहेंगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां मैंने एक्सप्रेस किया है, इस इक्वेशन को आप देखें, f1 x कोमा वाई एंड mth ऑर्डर का कोफिशिएंट यहां पर है की पावर n1। नेक्स्ट टर्म anything, coefficient can be anything, it may be expression in terms of xy, it may be constant also, this may be constant also, और जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसका ऑर्डर m-1 है और उसकी पावर n2 है, एंड सो ऑन। इस वे में, इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने के बाद आप चेक करें कि पावर जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी पावर क्या है, उसे हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बात ध्यान रखना कि जो ये n1 n2 ये सारी टर्म्स हैं, ये सभी इंटीजर होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, राइट, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो उसके बाद इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने पर जो वैल्यू, जो पावर हाईएस्ट ऑर्डर कोफिशिएंट की होगी उसे हम ऑर्डर बोलेंगे। ये दो एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हुए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आप देखें, अगर ऑर्डर की बात करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल में, तो ऑर्डर का मतलब हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव मींस फर्स्ट पार्ट में जो हाईएस्ट ऑर्डर यूज हो रहा है वो 2, यानी कि इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा। डिग्री, क्या ये इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। अगर ये इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल है तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर चेक करो, वो 3 है, यानी कि डिग्री 3 होगी। अब आप सेकंड एग्जाम्पल पे आए। सबसे पहले क्या ऑर्डर तो सीधा हम बोल सकते हैं 3 है, लेकिन क्या ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स की टर्म्स में पॉलिनोमियल है? नहीं।
क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसे पोलिनोमियल की फॉर्म में? एक काम करो, साइन वाई को आप राइट साइड पर ले जाओ और दोनों तरफ log लगाओ, तो आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो ये आ जाएगा, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू ln साइन वाई। क्या ये पोलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स? यस है। तो अब मुझे बताओ कि जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म थी उसकी पावर कितनी है? उसकी पावर 1 है। इसका मतलब इसकी जो डिग्री होगी वो 1 होगी। इसका मतलब इसकी डिग्री जो होगी वो 1 होगी, राइट। एक और एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं। ये है ई पावर डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस एक्स डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो ये हमारे पास है, हमें इसका ऑर्डर एंड डिग्री डिफाइन करना है। ऑर्डर तो हमें डायरेक्ट पता चल गया कि जो ऑर्डर है वो 3 है, क्योंकि जो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यूज हो रहा है वो 3। अब डिग्री फाइंड करनी है। डिग्री के लिए हमें इसे एज अ पोलिनोमियल एक्सप्रेस करना है। पोलिनोमियल का मतलब ये पावर में नहीं होना चाहिए। पोलिनोमियल किसकी टर्म्स में? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स की टर्म्स में। तो देखते हैं। तो एक काम करते हैं हम, जो ये वाला, ये जो टर्म है जो एक्सपोनेंशियल ई की टर्म्स में नहीं है, मतलब इस टर्म को छोड़ के सब कुछ राइट साइड पर ले जाओ। ई डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ठीक है। क्या हम क्या कोशिश कर रहे हैं? हम ट्राई कर रहे हैं कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की टर्म्स में पोलिनोमियल बन जाए। उसके लिए हमें log लेना होगा। जब हम log लेंगे दोनों तरफ तो हमारे पास डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू log ऑफ डी एक्स टाइम्स डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये आ जाएगा। अब क्या ये डिफरेंशियल ऑपरेटर की टर्म्स में पोलिनोमियल है? देखो ये तो सही है, लेकिन यहाँ log के अंदर, लेकिन यहाँ पर log के अंदर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फंसा हुआ है, यानी कि ये पोलिनोमियल नहीं है। इसका मतलब इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, तो हम कहेंगे डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो ऐसे आपको कई बार ऐसे आपको डिफाइन करना है ऑर्डर एंड डिग्री। कई बार ऑर्डर एंड डिग्री पूछ लिया जाता है जेईई मेन में, तो ये फ्री के मार्क्स हैं, इसलिए आप इसे छोड़ नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हाउ टू फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। दो चीजें इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट वन फॉर्मेशन, अदर हाउ टू सॉल्व। फॉर्मेशन पहले सीखेंगे, राइट, उसके बाद हाउ टू सॉल्व। तो ये क्वेश्चन के थ्रू ही सीखेंगे। जब भी आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन दे दी गई है और आपसे पूछा गया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, कई बार क्वेश्चन की जगह आपसे ऐसे पूछा जाएगा, यहाँ एक क्वेश्चन जैसे मैं लिखता हूं, आपसे पूछा जाएगा कि फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स, राइट, सेंटर एट एक्स एक्सिस, center at x-axis and touches y-axis, राइट। क्योंकि जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं उसमें तो एक इक्वेशन लिखी गई है, पूछ रहे हैं कि क्या होगी इसकी कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन कई बार इक्वेशन ना देकर वो सिचुएशन दे देते हैं, स्टेटमेंट दे देते हैं, तो उसमें भी पूछा जा सकता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी। तो उस पर्टिकुलर केस में पहला स्टेप क्या होगा? आपको जो ये इक्वेशन है ये लिखनी होगी। ये एक सर्कल की बात कर रहे हैं जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पर है और वाई एक्सिस को टच कर रहा है, यानी कि हर हालत में यही वाला तो सर्कल होगा। तो सेंटर हमें नहीं पता, तो आप सेंटर को मान लो कि सेंटर हमारा a,0 है, तो रेडियस a ही होगा, मॉड a होगा, यानी कि इक्वेशन क्या आ जाएगी? x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, राइट। तो ये
या तो आपको इस टाइप से पूछ लिया जाएगा, या जैसे मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है वो सोल्व कैसे करना है। फर्स्ट स्टेप, आप चेक करें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, राइट। जैसे इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दी थी, यहां पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स सिर्फ एक है। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे हमें उतनी ही बार डेरिवेटिव लेने की इजाजत है, हम उतनी ही बार डेरिवेटिव ले सकते हैं। और ध्यान रखना, डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, यानी कि ये जो इक्वेशन स्टार है इसका एक बार डेरिवेटिव लेकर आपको ए एलिमिनेट करना होगा, वन टाइम डेरिवेटिव लेकर ए एलिमिनेट करना होगा। अब जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है उसमें हम चेक करते हैं कि उसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। वैसे तो लग रहा है 3 है, लेकिन हमेशा सिंप्लीफाई करें। जैसे इसे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा a sin x, एक्सपेंड करना होगा फॉर्मूला, b cos x प्लस c इज b cos x cos c, cos c cos x माइनस b sin c sin x। अब हो क्या रहा है, इन दोनों को क्लब कर सकते हैं आप। a माइनस बी साइन एक्स को आप मान लो अल्फा, अल्फा साइन एक्स, बी कोस एक्स को आप मान लो बीटा, बीटा कोस एक्स। तो अब आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास दो नहीं एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। और भी मैं आपको एग्जांपल बताता हूं जो फैमिलियर हैं, आप जिनके साथ आप फैमिलियर हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम जनरल इक्वेशन ऐसे लिखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो स्टार्टिंग में हमें दिख 3 रहे हैं, लेकिन आप रिड्यूस करो, मिनिमम में कन्वर्ट करो। मिनिमम में कन्वर्ट करोगे तो c से डिवाइड करने पर हमारे पास ये आ गया। a बाय सी को आप लिख सकते हैं ax, ठीक है। b बाय सी को लिख सकते हैं by प्लस 1, यानी कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में 3 नहीं 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे। ओके, तो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स का मतलब हमें परमिशन है 2 बार डेरिवेटिव लेने की, और 2 बार डेरिवेटिव लेकर हमें एलिमिनेट करना है कांस्टेंट को, यानी कि अल्फा बीटा एलिमिनेट करना है। तो पहला डेरिवेटिव, इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन 1, dy बाय dx। ये अल्फा कोस एक्स आ गया, ठीक है, और ये माइनस बीटा साइन एक्स आ गया। और 2 बार डेरिवेटिव लेना है तो आप सेकंड टाइम भी डेरिवेटिव ले लें एक बार। ये आ जाएगा माइनस अल्फा कोस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन माइनस बीटा कोस एक्स। अब आप इक्वेशन नंबर 1 2 3 का यूज करके अल्फा एंड बीटा एलिमिनेट करो। तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं क्या, इनका यूज करके क्या आप एलिमिनेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे होगा एलिमिनेट? देखो, अगर आप 1 एंड 3 को डायरेक्ट कंपेयर करें तो सीधा आप बोल सकते हैं कि डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई। इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई। ध्यान रखना, जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे हमारा ऑर्डर भी वही होगा। लेकिन अगर डिग्री भी पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन की जगह कि इस फंक्शन, इफ दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ सम डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऑर्डर के लिए आप डायरेक्ट जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे दैट इज इक्वल्स टू ऑर्डर। ऑर्डर तो खत्म हो गया, लेकिन डिग्री के लिए कोशिश करें कि आप इसे कैलकुलेट करें, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करें, उसके बाद कमेंट करें। ओके, अब जैसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें सिर्फ ऑर्डर ही बताना है। ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर है। क्यों स्टूडेंट्स गलती करते हैं? पहली मिस्टेक तो वो ऐसा काउंट करना शुरू कर देते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट C1 C2 C3 C4 C5। ऐसे नहीं करना है, राइट। और ये प्रीवियस जो ही क्वेश्चन है, ध्यान रखना, हमें मिनिमम, हमें रिड्यूस करना है कितने डिफरेंशियल, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हम बना सकते हैं। C1 प्लस C2 को हम लिख सकते हैं C। ओके, और कोस आप एक्सपेंड करना चाहो तो एक्सपेंड कर लो, कोस एक्स कोस C3 माइनस
साइन एक्स साइन C3, यहां देखे -C4 इंटू EC5 इंटू EX। हम क्या करेंगे, ये एक तो इसे हम मान लेते हैं अल्फा, राइट। ओके, C cos C3 को हम मान लेते हैं कैपिटल A, C इंटू साइन C3 को हम मान लेते हैं कैपिटल B। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमारे पास आ जाएगी y इज इक्वल्स टू A cos x प्लस B साइन x प्लस अल्फा e पावर x। तो जो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हमें 3 दिखाई दे रहे 5 दिखाई दे रहे थे, वो 5 नहीं 3 हैं, यानी कि ऑर्डर, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो होगा 3। ओके, तो फॉर्मेशन ये था, राइट। फॉर्मेशन में मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या वेज हो सकती हैं, कैसे पूछा जा सकता है फॉर्मेशन का क्वेश्चन। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, how to solve differential equation, how to solve differential equation, right? How to solve, इसमें IIT जेई मेन एज वेल एज जेई एडवांस दोनों में 3 टाइप्स हैं। और जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन करने जाते हैं तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप में कि जो भी क्वेश्चन होगा वो इन्हीं 3 टाइप में से कोई एक होगा। कौन सी 3 टाइप है? फर्स्ट वन वेरिएबल सेपरेबल, सेकंड वन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, थर्ड वन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर। इसके अलावा कुछ नहीं आता, तो ध्यान रखना मेरी बात। और जेई एडवांस और जेई मेंस, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा और आपने अच्छे से पीवाईक्यूज किए हुए हैं तो डेफिनेटली आप उसे सॉल्व कर पाओगे, डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो बड़े ध्यान से ये सारे क्वेश्चंस करें, सीखें ये सारे। फर्स्ट फॉर्म है वेरिएबल सेपरेबल, नाम सजेस्ट कर रहा है जिसमें वेरिएबल सेपरेट हो सके। जैसे जो स्टैंडर्ड फॉर्म आप देख पा रहे हो वो है fx dx, x वाली टर्म्स y वाली टर्म्स दोनों अगर आप अलग कर पा रहे हैं तो ये वेरिएबल सेपरेबल है। इसे सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, x वाली टर्म्स अलग y वाली टर्म्स अलग, और इंटीग्रेट कर दो सीधा दोनों तरफ, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। और ध्यान रखना जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो ना, खासकर 1/x में बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट्स। 1/x का जो डेरिवेट इंटीग्रल होता है वो ln mod x होता है, मॉड लगाना भूलते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है या फिर रिड्यूस करनी है, इनफैक्ट मिनिमाइज करनी है। तो वेरिएबल सेपरेबल जहां पर डायरेक्ट हमें दिख रहा है कि वेरिएबल अलग किए जा सकते हैं। कुछ एक फॉर्म्स ऐसी होती हैं या फिर कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं होते। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, इसमें x एंड y अलग अलग नहीं है और हम कर भी नहीं पाएंगे, लेकिन कोई सब्स्टिट्यूशन ऐसा हमेशा एग्जिस्ट करता है जिसकी हेल्प से हम इन दोनों को अलग कर सकें। जैसे यहां फॉर्म लिखी हुई है कि अगर आपके पास हर एक टर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में हो, अधिकतर ax प्लस बी वाई की टर्म्स में ही मिलेगी, कांस्टेंट नहीं मिलेगा। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में हर एक टर्म में ये सेट आपको नजर आए ax प्लस बी वाई, तो आप इजिली वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? ax प्लस बी वाई प्लस सी को t मान के, राइट। इसे t मानो, अब दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लो, तो आपके पास a प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू सी का डेरिवेटिव 0 डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों में dy बाई डी एक्स को कंपेयर कर दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स। फर्स्ट वाले में dy बाई डी एक्स की वैल्यू है एफ टी क्यों? क्योंकि ये t है। सेकंड वाले में इसकी वैल्यू है a प्लस माइनस ए प्लस डी टी बाई डी एक्स 1/b। अब ये जो नई इक्वेशन आएगी ये वेरिएबल सेपरेबल इन टर्म्स ऑफ t एंड x हो जाएगी। इसे सोल्व कर लें। एक क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है, यहां आप देख सकते हैं x एंड y की जो भी टर्म्स हैं वो सभी x प्लस वाई की फॉर्म में है। जो मैंने बोला था ना ax प्लस बी वाई, उसी फॉर्म में है। अब उस फॉर्म में है तो क्या बताया कि आप x प्लस वाई को मान लो t, उसके बाद आप इसका लो डेरिवेटिव,
उसके बाद आप इसका लो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और कंपेयर कर लो। dy बाई डी एक्स की वैल्यू, ये 1 इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन टी प्लस कॉस टी इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स की वैल्यू dt बाई डी एक्स -1, राइट, -1। ओके, तो ये जो -1 है, ये जो -1 है, ये यहां से हट के यहां +1 हो जाएगा। और हमारे पास, क्योंकि अब आपको क्या करना है, एक वेरिएबल की टर्म्स एक तरफ लेकर आनी है, तो वो हम इजिली कर पा रहे हैं। अब इसे इंटीग्रेट करना होगा। आपको याद है, लीनियर इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोस इन द डिनोमिनेटर मीन्स यूज हाफ एंगल फॉर्मूला, साइन टी की वैल्यू 2 tan t बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t बाई 2। सिमिलरली कोस की आप सोल्व कर सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट वे है रिड्यूस करने की, किस फॉर्म में, रिड्यूस करने की वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, उसे बोलते हैं पोलर सब्स्टिट्यूशन, उसे बोलते हैं पोलर सब्स्टिट्यूशन। कहीं भी आपको नजर आए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फिर नजर आए एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, ठीक है, ये दो टर्म्स स्पेशली अगर कहीं भी आपको नजर आए तो आप पोलर सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। या फिर नजर आए एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ये 3 टर्म्स अगर आपको नजर आ रही हैं, तीनों या तीनों में से कोई 2, तो इसका मतलब पोलर सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। पोलर सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? अच्छा, एक और बात, एक और चीज कौन सी इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं है कि यही, ऐसा भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी हो सकता है, एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई भी हो सकता है। बस दोनों में जो पोलर सब्स्टिट्यूशन होगा वो डिफरेंट होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर आपको नजर आ रहा है तो इसमें पोलर सब्स्टिट्यूशन होगा एक्स इक्वल्स टू आर कोस थीटा एंड वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा। जैसे जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब यहां पर जो पोलर सब्स्टिट्यूशन होगा उसमें एक्स की वैल्यू हमें लेनी है आर कोस थीटा और वाई की आर साइन थीटा। तो इससे पहले थोड़ा जो टर्म है थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूं। एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्रिएट हो रहा है, यानी कि एक्स को आप लोगे आर कोस थीटा, इसे ही पोलर सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं ना, वाई को आर साइन थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई आर स्क्वायर, और इसे हम लिख सकते हैं 2x dx 2y dy आर डी आर। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये हमारे पास इक्वेशन, मतलब इक्वेशन का मतलब एक रिलेशन आ गया किसकी टर्म्स में, ये हमारे पास रिलेशन आ गया डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स की टर्म्स में। एक और रिलेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू टेन थीटा। इसका भी आप दोनों तरफ इसका भी आप डेरिवेटिव ले सकते हैं। आप ध्यान रखना cos थीटा की वैल्यू x अपॉन आर है, तो वो यूज करने के बाद जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आ जाएगा x dy माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर डी थीटा। ठीक है, तो ये 3 रिलेशंस आप ध्यान रखें, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये वाला। रटने की जरूरत नहीं है, वहां भी आप सोल्व कर सकते हैं। अब देखो, जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसमें कैसे यूज होगा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई की वैल्यू आर डी आर, ठीक है, ये आ गया आर डी आर। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स की वैल्यू आर स्क्वायर डी थीटा, ओके, वेरी गुड। राइट हैंड साइड ये 1 माइनस आर स्क्वायर, आर पॉजिटिव क्वांटिटी है, वैसे तो रूट आर स्क्वायर मॉड आर होना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ आर लिख रहा हूं, ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। अब देखो बच्चों, हमारे पास बिल्कुल इजी सा एक इंटीग्रल आ गया जिसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इंटीग्रेट करें दोनों तरफ और सॉल्व कर लें।
तो ये हैं रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। ओके, तो नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। नेक्स्ट टाइप इज होमोजीनियस। होमोजीनियस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप ध्यान रखेंगे, होमोजेनियस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप ध्यान रखेंगे पहला स्टेप। हाँ, एक और चीज, जब आप के सामने डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए और आप को चमक नहीं रहा, स्ट्राइक नहीं कर रहा है कि क्या करें, तो आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन को dy बाई डी एक्स की फॉर्म में एक बार कन्वर्ट करके देख लें। dy बाई डी एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या ये होमोजीनियस है या फिर वेरिएबल सेपरेबल है या लीनियर फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, आ जाओ। डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स कोमा वाई जी एक्स कोमा वाई, जहां पर एफ एक्स कोमा वाई और जी एक्स कोमा वाई दोनों होमोजीनियस ऑफ सेम डिग्री हैं, दोनों होमोजीनियस फॉर सेम डिग्री है। होमोजीनियस कैसे चेक करना है वो आप लोगों ने फंक्शंस में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब अगर अगर आपके पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसे सॉल्व करने का मेथड यहां मैंने बताया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप वो मेथड लिखा हुआ है। पहला स्टेप, आप y को tx पुट करें या फिर x को ty पुट करें। आप ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन में cos ऑफ x अपॉन y प्लस log ऑफ x अपॉन इस टाइप की फॉर्म होती है। इसका मतलब क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि आप x अपॉन y को t पुट करो, y अपॉन x को नहीं। तो इसलिए मैंने लिखा है या तो आप y इक्वल्स टू टी एक्स या x इक्वल्स टू टी वाई। सेकेंड टर्म, ये वाला जो फॉर्म है ये मैं ले रहा हूं, इसके अकॉर्डिंग आप dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करें तो प्रोडक्ट रूल लगा, टी एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 में dy बाई डी एक्स को कंपेयर कर लें तो 1 में जो भी आएगा एफ एक्स वाई को आप रिप्लेस करेंगे टी एक्स से, जी एक्स वाई को रिप्लेस करेंगे टी एक्स से, तो एक्स तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। आप कंपेयर करेंगे 1 एंड 2 को तो आपके पास वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन बन जाएगी, उसे आप सोल्व करें। ओके, रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो, जो सबसे कॉमन टाइप है होमोजेनियस में रिड्यूस करने का वो ये वाला टाइप है कि आपको लीनियर अपॉन लीनियर आएगा। ठीक है, लीनियर अपॉन लीनियर और दोनों की डिग्रीज जो है वो सेम है, एन एन। क्या ये होमोजेनियस है? यहां तो नहीं है होमोजेनियस। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, C1 के साथ तो है ही नहीं कांस्टेंट। तो इस फॉर्म में आप पहले चेक करेंगे, क्योंकि ये फॉर्म जब आपके पास आएगी तो ऐसा भी हो सकता है कि ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल हो और ऐसा भी हो सकता है कि रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस हो। तो आप क्या दिमाग लगाओगे, सबसे पहले तो ये दोनों दो लीनियर इक्वेशंस टाइप है, इक्वेशंस नहीं, लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो इन्हें इक्वेशन में, ये जस्ट एक वे है क्वेश्चन को समझने का, मेथड को समझने का। इसमें ये एक तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों को अलग अलग ज्योमेट्रिकली अगर देखें तो ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, तो दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं। अगर ये दो स्ट्रेट लाइंस पैरेलल या कोइंसिडेंट हुई तो उस पर्टिकुलर केस में ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल होगा, लेकिन अगर ये इंटरसेक्टिंग हुई तो रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस होगा। तो देखो वही मैंने लिखा हुआ है, पैरेलल मतलब स्लोप सेम, मतलब कोफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल। उस केस में आप देखो a1 रिप्लेस हो सकता है a2 के से, b1 रिप्लेस हो सकता है b2 के से। तो आप यहां पर चेक कर सकते हैं, यहां आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो भी एक्स वाई का एक्सप्रेशन है वो a2x प्लस b2y की फॉर्म में है ना। तो आ गया ना वही एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, राइट। तो आप a2x प्लस b2y को टी पुट करें और इसे सॉल्व कर लें, क्योंकि अब ये वेरिएबल सेपरेबल बन गया है। सेकंड, अगर अगर इंटरसेक्टिंग है तो हैं तो ये दो स्ट्रेट लाइंस ना, ये जो लिखी हुई है मैंने, हैं तो दो स्ट्रेट लाइंस। अगर इंटरसेक्टिंग है तो एक काम करो, आप इन दोनों को सोल्व कर लो, राइट। यहां देखो पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, आप इन दोनों को सोल्व कर लो। इन दोनों को जब आप सोल्व करोगे तो मान लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया h, के।
अब ओरिजिन को h कॉमा k में अगर आप शिफ्ट कर दो तो ये जो दो इक्वेशंस हैं ये दोनों होमोजेनियस बन जाएंगी। क्यों? क्योंकि अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो ओरिजिन बन गया, वही मैंने किया है। अब जो नई इक्वेशन आएगी वो होमोजेनियस होगी। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है वो हम लोग सीख चुके हैं। बोल सही है? चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप पे आ जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आप देखोगे इसी फॉर्म से आएंगे। ठीक है, मैक्सिमम इसी फॉर्म से आएंगे। अब देखो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, इस ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज 1। व्हाट इज डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज ऑल्सो 1। तो इसीलिए लिखा हुआ है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर 1। व्हाई इट इज लीनियर? बिकॉज इट्स डिग्री इज 1। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 ऐसे लिखना चाहिए था। ठीक है, तो कैसे सोल्व करना है इसे? देखो इसमें इसे हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना देते हैं। मतलब जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स किसका डेरिवेटिव है? किसका डेरिवेटिव है ये? तो आप कहोगे दिस इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ माइनस कोस प्लस साइन। ओके, अब अगर आप इसका इंटीग्रल करना चाहते हैं तो आप कहोगे इंटीग्रल इसी का कर दो। इंटीग्रल का मतलब एंटी डेरिवेटिव, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा माइनस सी प्लस एस प्लस सी। सी का मतलब दूसरा सी कांस्टेंट के लिए। तो वो फॉर्म हम यहां क्रिएट करने वाले हैं। उसके लिए हम यूज करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब वो फैक्टर जिसे दोनों ओर मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाएगी, जैसा कि यहां पर बनी थी। तो उसका सबसे पहले, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन की क्या पहचान है, कैसे आपको चमकेगा कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 है? आप चेक करो कौन सा वेरिएबल अकेला है, y है अकेला या x है अकेला। अगर y अकेला है या x अकेला है तो आप समझ जाओ कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 है। ओके, अब अगर आपको पता चल गया कि ये ऑर्डर 1 है तो पहला स्टेप आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e इंटीग्रल ऑफ पी एक्स। पी एक्स क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ x विच इज कोफिशिएंट ऑफ y। इस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद dx। इसके बाद दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये मैं प्रोसेस बता रहा हूं, लेकिन बाद में आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद करना है। ये जो फोर्थ स्टेप पे आ रहा है, फोर्थ पे नहीं, हाँ फोर्थ स्टेप पे जो आएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो आपके पास ये आ जाएगा। राइट, अब आप ये जो एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है ना, ये y इंटू ई पावर इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स का डेरिवेटिव है। जो चीज मैंने यहां सिखाई थी आप लोगों को, जो चीज मैंने यहां सिखाई थी आप लोगों को। तो ये वाला एक्सप्रेशन जो स्टेप 2 में है वो डेरिवेटिव ऑफ y इंटू ई पावर इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स का है। राइट में कुछ नहीं किया। अब क्या करेंगे? हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो ये आएगा। और मैं ये सजेस्ट करता हूं कि इस रिजल्ट को याद ही कर लो। कैसे? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ राइट साइड पे जो था वो ऐसा ही रहेगा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये c तो आना ही है। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक तो आएगा ही, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, यही चीज अगर x की टर्म्स में है तो उसका उसका कैसे याद रखना है? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखा हुआ है। राइट, राइट हैंड साइड पे एस वाई है, एस वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। सेम, बस आपको ध्यान रखना है क्योंकि हमारी आदत बनी हुई है, अधिकतर हम लोगों की आदत या फिर अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनकी आदत y की फॉर्म में, y की फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 को वो y की फॉर्म में ही ध्यान में रखते हैं। तो ध्यान रखना वो x की फॉर्म में भी हो सकता है, x की टर्म्स में भी हो सकता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। देखो, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। तो यहां पर dy बाय dx
प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई पावर एन। क्या एक्स्ट्रा आ गया? ये एक्स्ट्रा आ गया। पी बेसिकली पी क्या है? पी इन टर्म्स ऑफ एक्स है। पी इज एक्सप्रेशन ऑफ एक्स, राइट। क्यू भी एक्सप्रेशन ऑफ एक्स है। ओके, इसमें क्या करेंगे आप? वाई पावर एन, आपको लग रहा है कि यार ये वाई पावर एन ना होता ना तो बात बन जाती, फिर तो ये लीनियर थी, राइट। ऐसी फीलिंग आ रही है क्योंकि वाई अकेला है और एक वाई की टर्म्स में एक एक्सप्रेशन है। ध्यान रखना, ये सिर्फ वाई पावर एन नहीं, कुछ और भी हो सकता था, राइट। मतलब सब्स्टिट्यूशन सीख रहे हैं हम। अच्छा, और इसका एक और नाम है बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। बर्नौली के बारे में एक और कंफ्यूजन है, हमें लगता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हर जगह जो भी बर्नौली है वो सारे सेम है, ऐसा नहीं है, वो सब अलग है। हो सकता है कोई दो सेम हो, लेकिन ये सभी बर्नौलीज जो हैं ये ग्रुप ऑफ बर्नौलीज हैं, कई सारे बर्नौलीज हैं, ठीक है। चलो ये वैसे ही बता दिया मैंने आप लोगों को, इंटरेस्टिंग था ना। तो dy बाई डी एक्स, हमें क्या लग रहा है कि यार ये वाई पावर एन नहीं होना चाहिए था। ये ना होता तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर बन जाती। तो आप क्या करो, इस y से डिवाइड कर दो। डिवाइड किया, डिवाइड करने पर आपके पास जो एक्सप्रेशन है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो ये वाली बन गई, राइट। अब 1/y पावर n-1 को t मान लो और दोनों तरफ आप डेरिवेटिव ले सकते हैं। जब आप डेरिवेटिव लेंगे दोनों तरफ तो देखो 1 माइनस एन 1/y पावर n dy/dx, राइट, प्लस p पावर px इंटू टी इज इक्वल्स टू q हमारे पास आ गया। इसके बाद आप क्या करेंगे? अब मुझे बताओ, ओके, ये वाला एक्सप्रेशन जो है, 2 मिनट, हम लोगों ने कोई मिस्टेक कर दी है क्या? वाई, ठीक है, जस्ट अ मिनट। मैं ये कह रहा था कि आप इसका डेरिवेटिव सबसे पहले लें, ये 1 माइनस एन अपॉन वाई पावर एन डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स बन जाएगा। ओके, 1 माइनस एन तो एक कांस्टेंट है। इसके बाद आप क्या करोगे, ये जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है 1 माइनस एन को राइट साइड पर ले जा सकते हैं। इस वैल्यू को आप पुट कर दें यहां पर। जब आप इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो फिर आपके पास लीनियर इक्वेशन बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ टी एंड एक्स, और लीनियर को सोल्व करना हमें आता है। तो ये थ्योरी थी, सिर्फ इतनी सी थ्योरी है, और मैं कह रहा हूं कि इस थ्योरी से डिफरेंशियल इक्वेशन का हर क्वेश्चन होगा। बस हम क्या चाह रहे हैं कि जब आप इस कोर्स को देखो तो उससे पहले एटलीस्ट बेसिक चीजें आपको पता हो, उसके बाद ये बहुत हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट में नोट, ऐसा हो सकता है कि उसे ना समझ में आए, लेकिन अगर आप लोगों ने एक बार किया हुआ है सिलेबस तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन से पहले जो मैं बात बोल रहा था आपको कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनाना भी आपको आना चाहिए, क्योंकि कई बार हम टाइम बचा सकते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल से। तो वो चेक करते हैं, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं सबसे पहले। देखो, अगर एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स में आपसे पूछूं कि ये किसका डेरिवेटिव है, डायरेक्ट बता पाओगे क्या? हाँ बताओ, ये है एक्स वाई का डेरिवेटिव। अब देखो इंटीग्रेशन करना कितना इजी हो जाएगा। नेक्स्ट जो टर्म है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, बीच में माइनस है, डिनोमिनेटर में एक्स है, यानी कि कोशेंट रूल तो लगा है और कोशेंट रूल में नीचे एक्स है। ओके, एक्स डी वाई इट मीन्स नीचे जो टर्म होती है उसका डेरिवेटिव सेकंड टाइम होता है। कई बार ये माइनस यहाँ की जगह आगे होगा, यहाँ पर प्लस होगा, तो आपको उस केस में सोचना होगा। सबसे पहले डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, यानी कि ऐसे एक्स है, ऊपर एक्स ही आएगा, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ वाई अपॉन एक्स में पहला डेरिवेटिव वाई का आना चाहिए। ओके, सेकंड, इसे कैसे सोल्व करेंगे आप चेक करो। यहां पर क्या कर सकते हैं, ओके, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, इसे देखकर एक बात तो क्लियर है कि अगर डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर आ जाए तो ये एग्जैक्ट डेरिवेटिव बन सकता है। मतलब क्या कह रहा हूं मैं कि अगर मैं इसे ऐसे कर दूं तो एग्जैक्ट डेरिवेटिव बन जाएगा। ये किसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव बन जाएगा? एक्स अपॉन वाई का, लेकिन वाई स्क्वायर से डिवाइड किया है तो डिनोमिनेटर में भी करना चाहिए बैलेंस के लिए। तो हमारे पास
न्यूमिरेटर डी ऑफ एक्स अपॉन वाई बना और डिनोमिनेटर एक्स अपॉन वाई बना। अब आप ऐसे सोचो कि ये डी टी अपॉन टी है, यानी कि हम बोल सकते हैं ये डेरिवेटिव ऑफ एल एन मॉड एक्स अपॉन वाई है, राइट। ऐसे आप जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी चेक कर सकते हैं। जैसे फिफ्थ की अगर हम बात करें, फिफ्थ में एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स, फिर दोबारा से वही फॉर्म है लेकिन कुछ मिसिंग है, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन में वाई स्क्वायर मिसिंग है, तो यहां भी हम वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, यहां भी हम वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर हमारा आ जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन वाई होल स्क्वायर। तो डी ऑफ एक्स अपॉन वाई अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन वाई होल स्क्वायर। अब बताओ डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर किसका इंटीग्रल है? टेन इनवर्स का, यानी कि हम लिख सकते हैं कि ये डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स है। ठीक है, ऐसे ही आप सभी ट्राई कर सकते हैं। जैसे सिक्स का मैं डायरेक्ट आंसर आपको लिख के बता देता हूं, वाई ई एक्स डी एक्स ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स अपॉन वाई। सेवंथ आप खुद करें, राइट। तो ये आपके रिफ्लेक्सेस इतने तेज होने चाहिए, मतलब ये चीजें आपको चमकनी चाहिए, इनकी वजह से कई बार हम टाइम बचा सकते हैं। ओके, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है, राइट। एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई 5x प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले आपको बोला है कि वही तीन फॉर्म्स हैं हमारे पास, राइट। तो वही तीन फॉर्म्स हैं, हमें सोचना उसी पॉइंट ऑफ व्यू से है। एक सजेशन मैंने दिया था कि डायरेक्ट अगर आप ना देख पाओ तो पहले dy बाई डी एक्स फाइंड कर लो। dy बाई डी एक्स फाइंड करोगे तो आपको दिख जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं dx को नीचे लेकर जाता हूं तो देखो हमारे पास x माइनस वाई स्क्वायर है, ये y अकेला है और वाई स्क्वायर है, यानी कि अगर हम इन दोनों को एक साथ पढ़ें तो हमारे पास y dy बाई डी एक्स है और बाकी हर जगह वाई स्क्वायर है। y dy बाई डी एक्स क्या है? ये वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव है। इट मीन्स हमें हिंट मिल रहा है कि अगर हम वाई स्क्वायर को टी पुट करें तो बात बन सकती है। तो वाई स्क्वायर को टी पुट करने पर हमारे पास 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स बचते हैं। तो y dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास है। अब आप डिफरेंशियल इक्वेशन में आ जाएं, x माइनस वाई स्क्वायर क्या है? t है, राइट। y dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमें पता है 5x प्लस वाई स्क्वायर, y dy बाई डी एक्स की वैल्यू dt बाय 2dx इज इक्वल्स टू 0। वाई स्क्वायर रिप्लेस हो चुका है किससे? t से, ठीक है। इसके बाद dt बाय dx की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है, विच इज इक्वल्स टू t माइनस एक्स इंटू 2 अपॉन 5x प्लस टी। अब आप चेक करें कि कौन सी फॉर्म हमारे पास आती है, कौन सी फॉर्म हमारे पास आ रही है। ये लीनियर अपॉन लीनियर है और कांस्टेंट मिसिंग है। इसका यह मतलब हुआ कि दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड मेथड है उसे सॉल्व करने के लिए, वो ये है कि टी को आप कोई दूसरा वेरिएबल के या फिर यू वी इंटू एक्स लिख दें और यहां से डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो ये आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी टी। दोनों को, एक तो इक्वेशन हमारे पास ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। दोनों इक्वेशंस में आप dt बाई डी एक्स को कंपेयर करें। जब आप dt बाई डी एक्स को कंपेयर करेंगे तो t रिप्लेस होगा v x से, हमारे पास आता है v माइनस 1 इंटू 2, t रिप्लेस हो रहा है v x से 5 प्लस v इज इक्वल्स टू v प्लस एक्स टाइम्स dv बाय dt। ओके, v को आप लेफ्ट साइड पर लेकर आए, सिंप्लीफाई करें थोड़ा, ये आ जाएगा हमारे पास 2v माइनस 2 माइनस 5v माइनस v स्क्वेयर अपॉन 5 प्लस v इज इक्वल्स टू एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो माइनस आप कॉमन निकाल सकते हैं। माइनस कॉमन निकालने के बाद न्यूमिरेटर हमारे पास आएगा वी स्क्वेयर प्लस 3v प्लस 2 अपॉन v प्लस 5 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स डी वी बाई डी एक्स।
क्या इस इंटीग्रल को हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे? अच्छा, एक और चीज, डी टी, जब हम लोगों ने डेरिवेटिव लिया था डीवी बाई डी एक्स था हमारे पास, डीवी बाई डी एक्स। अब दो वेरिएबल्स हमारे पास हैं v एंड x, क्या हम इसे सोल्व कर पाएंगे? चेक करो, ये है हमारे पास dx अपॉन माइनस एक्स। ओके, dx अपॉन माइनस एक्स इज इक्वल्स टू v प्लस 5 अपॉन v प्लस 2 इंटू v प्लस 1, विच वी कैन डू बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। यहां मैंने अप टू दिस स्टेप सोल्व किया है, नेक्स्ट टाइम अप टू स्टैंडर्ड फॉर्म ही सोल्व करूंगा, उसके बाद इंटीग्रेशन वाला पार्ट आप खुद सोल्व करेंगे। ठीक है, ये पार्शियल फ्रैक्शन से आप सोल्व कर सकते हैं, सोल्व करो और आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। लेट, क्वेश्चन देखो, लेट ए, लेट अ स्मूथ कर्व, डबल ओ होगा ये, कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स बी सच दैट द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट x, y on it is directly proportional to minus y upon x। तो क्वेश्चन बोल रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट, इट मींस dy by dx is directly proportional to minus y upon x। okay, if curve passing through 1, 2 and 8, 1, then हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले तो आप चेक करो क्या हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है? बिल्कुल। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाने के बाद dy बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस के y अपॉन x, ये हमारे पास बचता है। और कर्व, हमारे पास कर्व के ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन हैं, हमारे पास कर्व के ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन हैं। ओके, तो ये वाली, आई थिंक ये क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है, ये प्रीवियस जेई मेन का है। इसके बाद देखो आप y को dy, वेरिएबल सेपरेबल ये बन रहा है, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, इस पर हम टाइम नहीं लगाएंगे ज्यादा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं आप। dy by dx is equals to 4y cube plus 2yx square y1 is equals to 1 if for some n belongs to capital N, y2 belongs to n minus 1 to n, then n is equals to, देखो सबसे पहले ये प्रीवियस जेई क्वेश्चन है, सिर्फ आप फील करो कि हम इजिली कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा डिफरेंशियल का इजिली सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहां पर बिल्कुल ही स्टैंडर्ड इक्वेशन दी हुई है ना। यस, बिकॉज डिग्री ऑफ एवरी टर्म इज 3, अगर डिग्री हर एक टर्म की 3 है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि आप स्टार्ट करोगे y को tx पुट करके, राइट। y को tx पुट किया तो यहां से हमारे पास जो dy बाय dx की वैल्यू आई, ये भी काफी इजी क्वेश्चन हो गया, t प्लस x टाइम्स dt बाय dx। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 माने, इसे इक्वेशन नंबर 2 माने, dy बाय dx, दोनों dy बाय dx को सिंप्लीफाई करें, y को tx से रिप्लेस करें, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचेगा वो 4t क्यूब प्लस 2t अपॉन 3t स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू t प्लस x टाइम्स dt बाय dx। ये एक्सप्रेशन आपके पास आता है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपके पास आता है। आगे क्या करना है, t को आप इस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 4t क्यूब प्लस 2t माइनस 3t क्यूब, दैट इज t क्यूब, ठीक है, 2t माइनस t दैट इज प्लस t अपॉन 3t स्क्वायर प्लस 1। बहुत ही आसान हो गया ये क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि अब आप जब वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करोगे तो ये वाला जो टर्म है वो ऐसे हो जाएगा, आप देख सकते हैं 3t स्क्वायर प्लस 1 डेरिवेटिव है t क्यूब प्लस t का। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। ओके, ये बेटर, ध्यान से सबसे पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें। लेट y इक्वल्स टू yx पास थ्रू अ पॉइंट 3,3, ओके, एंड एरिया ऑफ रीजन अंडर दिस कर्व अबव x एक्सिस, मतलब
इस ये कहना चाह रहे हैं कि जो कर्व है वो 3 के बाद अबव रहेगी एक्स एक्सिस के, एंड बिटवीन एब्सिसा 3 एंड एक्स बी वाई अपॉन एक्स होल क्यूब। देखो, लेट अ कर्व, एक डायग्राम बना के देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। 3 पर फंक्शन कहीं यहां है, एक्स आगे है 3 से, ये 3 ये एक्स, एरिया, इस एरिया की बात हो रही है, ये जो एरिया है कर्व अबव द एक्स एक्सिस बिटवीन एब्सिसा 3 एंड एक्स बी वाई अपॉन एक्स होल क्यूब इफ कर्व पासिंग थ्रू अल्फा कॉमा 6 रूट अल्फा, अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। एक पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, तो गिवन ये है कि एरिया, दिस रेड शेडेड एरिया, एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटीग्रल 3 टू एक्स एफ एक्स। ये जो एरिया है, दिस एरिया इज इक्वल्स टू, दिस एरिया इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स होल क्यूब, यानी कि वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 टू एक्स वाई डी एक्स, वाई डी टी। टी क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि एक्स एक्स गिवन है, इसका मतलब जो वेरिएबल 3 टू एक्स मूव कर रहा है उसे मैं टी एज ए, उसे मैं टी यूज कर रहा हूं, राइट, उसे मैं टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब ये हमारे पास इक्वेशन है, यहां से हमें फंक्शन कैलकुलेट करना है। अब याद करो, इंटीग्रेशन में एक बात मैंने बताई थी कि कहीं भी आपको इंटीग्रल में वेरिएबल लिमिट नजर आ जाए तो कैसे स्टार्ट करना है क्वेश्चन को, आपको डिफरेंशिएट करना होगा। लेकिन डिफरेंशिएट करने से पहले राइट हैंड साइड पे एक्स क्यूब डिनोमिनेटर में है, जो काफी लेंदी है, मतलब लेंदी क्या, एक्स पावर 6 आ जाएगा अगर हम डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे। तो एक काम करो, पहले आप एक्स क्यूब को लेफ्ट साइड पर ले आओ, 3 टू एक्स वाई डी टी इज इक्वल्स टू वाई क्यूब। अब आप डिफ्रेंशिएट करो दोनों तरफ, प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स क्यूब, वाई बेसिकली क्या है, एफ टी, तो प्रोडक्ट रूल यानी कि प्रोडक्ट रूल लगाते हुए एक्स क्यूब कॉमन, सेकंड वाले एक्सप्रेशन का जो डेरिवेटिव होगा उसमें न्यूटन लिबनीज लगेगा। न्यूटन लिबनीज का मतलब टी रिप्लेस होगा एक्स से, यानी कि एफ एक्स आएगा, दैट इज वाई, ठीक है, दैट इज वाई प्लस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर एंड इंटीग्रल 3 टू एक्स वाई डी टी। और ये जो इंटीग्रल है डायरेक्ट यहां से इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं इंटू वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 3y स्क्वायर वाई डैश का मतलब dy बाय dx। अब आप सिंप्लीफाई करें, ये एक्स स्क्वायर एक्स, हमारे पास एक्स पावर 4 इंटू वाई आया, प्लस 3y क्यूब इज इक्वल्स टू 3y स्क्वायर वाई डैश। ओके, एक y कॉमन आ सकता है, एक्स पावर 4 प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3y वाई डैश। ये एक्सप्रेशन है जो हमारे पास आ रहा है, ये एक्सप्रेशन है जो हमारे पास आ रहा है। क्या हम इसे, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जा सकता है, आप चेक करो, 3y वाई डैश, राइट। अब देखो, सबसे पहले क्या y अकेला है, नहीं, वाई स्क्वायर भी है, वाई डी वाई डैश भी है, वाई डी वाई बाई वाई स्क्वायर है और वाई वाई डैश है। याद करो 2 या 3 क्वेश्चन पहले इस टाइप की सिचुएशन हमारे पास आई थी कि वाई वाई स्क्वायर अगर है आपके पास, साथ में वाई वाई डैश भी आ जाए, तो इसका क्या मतलब, क्वेश्चन हमें हिंट दे रहा है कि वाई स्क्वायर को आप टी पुट कर लें। वाई स्क्वायर को अगर आप टी पुट करेंगे तो ये देखो, ये हमारे पास आ जाएगा 2y, हमारे पास 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये एक्सप्रेशन, ये एक रिलेशन आ गया, क्योंकि y dy बाई डी एक्स वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव है। इट मीन्स वाई स्क्वायर को टी पुट करने के बाद जो इक्वेशन आएगी वो एक्स पावर 4 प्लस 3t इज इक्वल्स टू 3y वाई डैश इज डी टी बाई 3/2 डी टी बाई डी एक्स। अब x अकेला है, राइट, अगर x अकेला है तो कौन सी फॉर्म होगी, आपको याद होगा लीनियर फर्स्ट ऑर्डर में x का मतलब t अकेला है, यहां पर नॉट x, t अकेला है, यानी कि कौन सी फॉर्म होगी, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर। लीनियर फर्स्ट ऑर्डर
फॉर्म कैसे है ये, dt बाई डी एक्स 2/3, इस टर्म को आप इधर ले जाएं तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास -2t, ओके, इज इक्वल्स टू x⁴। तो ये इजी सी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जिसे आप सोल्व कर सकते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 2, 3 को आप इसके साथ ही रहने दें, जस्ट ए मिनट, कैलकुलेशन आप देख लें, कैलकुलेशन आप देख लें, ठीक है। मतलब ये क्या है, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर इन टी, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर इन टी, ओके। कैसे पता चला, यहीं से पता चल गया था। और दूसरा क्या नाम है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो वो वाला कॉन्सेप्ट इसमें लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए आप, देखने में डेंजरस क्योंकि बड़ा बड़ा सा एक्सप्रेशन है, लेकिन आप ध्यान से ऑब्जर्व करो कि ये और ये तो दोनों सेम है, राइट। और चेक करो क्या कोई वेरिएबल अकेला तो नहीं है, हाँ ये देखो y अकेला है। जैसे ही y अकेला नजर आए आप समझ जाओ कि ये लीनियर फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ y हो सकता है। पहला स्टेप, x को आप ले आओ नीचे की तरफ और ये सारा एक्सप्रेशन से कर दो डिवाइड, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स, व्हाइट पेन यूज करते हैं, dy बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स इंटू वाई, बाकी सब कुछ कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू 1/, ओके, कोस एक्स भी है यहां पर, 1/cos x, 1/cos x एंड 3 sin x प्लस cos x प्लस 3, ठीक है। अब एक बात तो क्लियर है कि फॉर्म तो हमें पता चल गई, राइट। तो ये वाली फॉर्म जो होती है dy बाई डी एक्स माइन प्लस पी एक्स वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स, इसे सोल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना होता है। और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको याद हो, मैंने कहा था आप डायरेक्ट याद कर लें, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड मत छेड़ें, उसे एज इट इज रहने दें, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेट करें, प्लस सी लगाना मत भूलना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e पावर इंटीग्रल 10x dx विच इज इक्वल्स टू e mod ऑफ e माइनस e ln mod ऑफ secant x, e ln mod ऑफ secant x, x 0 से π/2 गिवन है क्वेश्चन में, x 0 से π/2 गिवन है क्वेश्चन में, तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू e ln secant x विच इज इक्वल्स टू secant x। चल ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि y इंटू secant x, राइट हैंड साइड पे कैसे आएगा, इंटू जस्ट अ मिनट, ये मिस्टेक हो गई, ये माइनस, ये सीकेंट नहीं आएगा यानी कि ये कोस एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो राइट हैंड साइड पे इंटीग्रल ऑफ 1/3 साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस 3 dx, और ये c अलग से आएगा, ध्यान रखना, यहां मिस्टेक मत कर देना। अब क्या इस इंटीग्रल को आप सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। साइन एक्स को आप हाफ एंगल में कन्वर्ट करें, ये इजिली सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आगे जो भी इन्होंने बोला है आप इजिली सोल्व कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर डेंजरस भी लगे क्वेश्चन तो पहले तो ये कॉन्फिडेंस आप लोगों में होना चाहिए, पहले तो ये कॉन्फिडेंस आप लोगों में होना चाहिए कि 3 ही टाइप्स हैं, उसी में से कुछ ना कुछ पूछा गया है। फिर चेक करो कौन सी फॉर्म है, सारे डायलॉग्स, सारी जो टर्म्स हैं वो आपके माइंड में रहनी चाहिए। और बहुत ज्यादा टर्म्स नहीं है, बहुत ज्यादा फॉर्मूले याद नहीं करने हैं इस चैप्टर में, कुछ एक चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, कर्व y इक्वल्स टू वाई एक्स सेटिस्फाई दिस, राइट। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है आपको, वो मेनली तो वही है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। सबसे पहले आप देखो डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर दोबारा आपको ऑब्जर्व करना होगा सबसे पहले कि डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप क्या है, dy ओके, dx ओके, dx, राइट। आप ये जो dx है इन्हें हटाकर यहां रख दो, ठीक है।
अब चेक करो दोनों वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई चेक करो, होमोजीनियस तो नहीं नजर आ रहा, नहीं, क्यों? क्योंकि डिग्री सेम नहीं है। अच्छा, कोई एक्स या वाई अकेला तो नहीं है, यस, बात ही बन गई, वाई तो अकेला आ गया, वाई अकेला आ गया, इसका मतलब ये तो, वाई अगर अकेला आ गया तो इसका मतलब ये जो फॉर्म, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो लीनियर फर्स्ट ऑर्डर होगी, राइट? ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर होगी। अगर ये लीनियर फर्स्ट ऑर्डर है तो आपको कैसे सॉल्व करना है आपको पता है, मतलब सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 5/4 से डिवाइड करें, तो dy बाई डी एक्स, ये जो एक्सप्रेशन है इससे डिवाइड करें, तो इससे डिवाइड करने पर आपके पास माइनस, राइट, एक्स प्लस एक्स पावर 1/4, इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ सकती है? इन दोनों टर्म से कॉमन आ सकता है एक्स पावर, एक्स कॉमन आ सकता है, इन दोनों से एक्स कॉमन लेंगे तो हमारे पास एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स पावर 1/4 आ जाएगा। इट मीन्स 1/x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 2x पावर 9/4, x क्योंकि हम लोग कॉमन ले चुके थे, इनफैक्ट x पावर 5/4 कॉमन ले सकते हैं, राइट? और ये 2 भी डिवाइड करें, 2 से भी डिवाइड करें तो ये 2, x पावर 5/4 अगर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x पावर 3/4 प्लस 1, ओके, 2 कैंसल। अब आप सॉल्व करें, कैसे सॉल्व किया जाएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब एक डाउट हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में तो आपको पता ही है सीधा ही मॉड एक्स आ जाएगा, लेकिन हमें वैल्यू एक्स पॉजिटिव के लिए दी हुई है और गिवन है एक्स पॉजिटिव है, तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा उसमें मॉड, लोन मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप इंटीग्रेशन करोगे राइट हैंड साइड की तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि यार पावर्स तो बड़ी अजीबोगरीब हैं, लेकिन आप ध्यान दो कि हर जगह फ्रैक्शन में 4 है, और वैसे भी जब भी इस टाइप की पावर्स आ जाए ना, 3/4, राइट, और 1/3, ये सारी पावर्स आ जाएं, तो आप एक ऐसी सब्स्टिट्यूशन करो जिसकी वजह से जो फ्रैक्शनल पावर्स हैं वो खत्म हो जाएं। इस पर्टिकुलर केस में t⁴ जब आप लोगे ये वाला सब्स्टिट्यूशन तो आप इजिली इंटीग्रेट कर पाओगे। तो इसके बाद कैलकुलेशन है, खुद सोल्व करें इसे, क्योंकि मेथड जो है वो आप लोगों ने देख लिया। अब आप इसे कंप्लीट करें और चेक करें आंसर क्या आएगा। इसका आंसर मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो बाद में, या फिर आप वेरीफाई कर पाए कि क्या आंसर है। ट्वाइस ऑफ log ई, और सोल्व जरूर करें। इस क्वेश्चन की खासियत इसकी कैलकुलेशन ही है, राइट? तो सोल्व करके चेक करें क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका आंसर मैच कर रहा है। नेक्स्ट, let f is twice differential equation, नहीं, let f is twice differentiable function defined on R, f0 is 1, f dash 0 is 2, f dash x is not 0 for all x belongs to R. If fx, this is determinant, this determinant is 0 for all x belongs to R, then f1 lies in the interval, f1 lies in the interval, okay? जो डिटर्मिनेंट गिवन है वहां से हमें यह पता चल गया कि fx इंटू f डबल डैश एक्स माइनस f डैश एक्स होल स्क्वायर जो है वो 0 के इक्वल है। अब ये आपको ऑब्जर्व करना है, सेकंड डेरिवेटिव है ना, यानी कि यहाँ पर एग्जैक्ट का कोई ना कोई रोल रहेगा, एग्जैक्ट का रोल रहेगा। आप देखो यहाँ एफ एक्स और एफ डबल डैश एक्स जो है वो एफ डैश का डेरिवेटिव है, आगे एफ डैश एक्स इंटू एफ डैश यानी कि एफ डैश एक्स एज इट इज, और अगली टर्म एफ एक्स का डेरिवेटिव है। इसका ये मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम एफ ट्वाइस डिफरेंशिएबल, ठीक है, जस्ट अ मिनट, इसका यह मतलब हुआ कि अगर हम एफ डैश एक्स से डिवाइड कर दें स्क्वायर से दोनों तरफ तो बात बन जाएगी। यही रीजन है कि उन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन में एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम एफ डैश एक्स होल स्क्वायर से डिवाइड करें। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ, लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, राइट, एफ डैश एक्स
ठीक है, नेगेटिव साइन हो सकता है, एक्स्ट्रा हो, कोई बात नहीं, राइट हैंड साइड पे जीरो है। तो डेरिवेटिव जीरो का मतलब ये हुआ कि एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स एक कांस्टेंट है, या फिर एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स एक कांस्टेंट है। आप कोई भी कुछ भी लेकर स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इज अ कांस्टेंट which implies ln mod fx is equals to kx plus c। इंटीग्रेट किया दोनों तरफ और इसे हम लोगों ने लिख लिया इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब बताओ, यहां तक तो आ गया हमारे पास। अब हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं k एंड c। इन दोनों वेरिएबल्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सबसे पहले f डैश जीरो की वैल्यू 2 है, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 लिखें, इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। f0 की वैल्यू 1 के इक्वल है, f0 की वैल्यू 1 के इक्वल है। अगर f0 की वैल्यू 1 के इक्वल है और f डैश जीरो की वैल्यू 2 के इक्वल है, तो यहां पर x को 0 पुट करें, तो f डैश जीरो इज 2, राइट, f0 इज 1 एंड k, तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई, दैट इज इक्वल्स टू 2, 2 और हाफ, f डैश जीरो इज 2। ठीक है, इसके बाद ln fx, इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है c की वैल्यू। फिर दोबारा से x को 0 पुट करें, x को 0 पुट करेंगे तो ln f0 दैट इज ln 1 दैट इज 0, राइट। k तो यहां खत्म हो गया एंड c की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। अगर c की वैल्यू 0 आ गई, c की वैल्यू 0 आ गई, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या बचता है? इट इज इक्वल्स टू ln mod ऑफ fx इज इक्वल्स टू 2x। ओके, ये हमारे पास फंक्शन आया। अब क्योंकि mod x है, जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो fx की वैल्यू आ जाएगी e पावर प्लस माइनस 2x। हमारे पास दो फंक्शन है, पर हमें f0 की वैल्यू गिवन है। क्या वैल्यू गिवन है f0 की वैल्यू है 1। f0 की वैल्यू, अच्छा दोनों फंक्शंस में 1 आ रही है, f डैश जीरो की वैल्यू 2 है। तो एक काम करो, क्योंकि हमारे पास दो फंक्शन है, क्या दोनों फंक्शंस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं? अगर हम fx को लेकर चलते हैं e पावर माइनस 2x और f डैश एक्स यहां से कैलकुलेट करते हैं, दैट इज माइनस 2 e पावर माइनस 2x, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये वाला फंक्शन हमें रिजेक्ट करना होगा, यानी कि fx की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी e पावर 2x। अब जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी फंक्शन क्वेश्चन में पूछा गया है आप वो चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ कर्व passes through origin and the slope of tangent to it at any point x comma y is x square minus 4x plus y plus 8 अपॉन x minus 2। इसमें टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं हम, जो बातें हम लोगों ने सीखी हैं सिर्फ वही हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। स्लोप का मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई प्लस 8 अपॉन एक्स माइनस 2। आप बताओ, आपको कुछ नजर आ रहा है? सबसे पहले होमोजीनियस नहीं है, वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो रहे हैं। क्या x या y अकेला नजर आ रहा है? बिल्कुल y अकेला है। इसका मतलब y वाली टर्म अलग करके आप इसे लीनियर फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करें, क्योंकि हिंट मैं दे चुका हूं, इसका आंसर फर्स्ट है। आप वेरीफाई करें क्या आपका आंसर आता है या नहीं। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन, स्टोरी प्रॉब्लम्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर इज प्रोपोर्शनल टू, rate of growth of bacteria in a culture is proportional to number of bacteria present and the bacteria counts is 1000 at t equals to 0। मतलब कंडीशन इनिशियल वैल्यू दी हुई है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज्ड बाय 20% इन ईच 2 आवर्स। हमें स्पीड भी दी हुई है कि किस रेट से वो इंक्रीज हो रहा है। इफ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इज 2000 आफ्टर दिस मैनी आवर्स देन, यानी कि देन, अच्छा यहां से हम ये जो कंडीशन है
इससे हमारे पास के की वैल्यू आएगी, देन के की वैल्यू पुट करके हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो स्टार्ट क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बैक्टीरियाज प्रेजेंट। प्रोपोर्शनल, सबसे पहले नंबर ऑफ बैक्टीरियाज आप अज्यूम कर लो एक्स, नंबर ऑफ बैक्टीरियाज आप अज्यूम कर लो एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या कहेंगे कि डी एक्स बाय डी टी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, दैट इज लैम्डा एक्स। ओके, अब लैम्डा एक्स इसे इजिली इंटीग्रेट किया जा सकता है, बिल्कुल। तो हमारे पास सब कुछ इंटीग्रेट करके जो आएगा वो ln mod x, ln mod x। और हाँ, इंटीग्रेशन, क्योंकि इनिशियल वैल्यू, आपको एक बात मैं बता देता हूं, थोड़ा टाइम इससे आप लोगों का बच सकता है, क्योंकि इनिशियल वैल्यू हमें पता है, राइट, लैम्डा टी डी टी, सॉरी नॉट लैम्डा टी, ये आ जाएगा लैम्डा डी टी। इंटीग्रेट जब आप करेंगे, इंटीग्रेट जब आप करेंगे तो इनिशियली बैक्टीरियाज हैं 1000 से x तक, इनिशियली टाइम है 0 से t तक। उस केस में जो वो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आता है, उससे कैलकुलेट करना आप अवॉइड कर सकते हो। तो हमारे पास ये आ जाएगा ln, राइट। जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ln mod x आ जाएगा, लेकिन x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। तो कैलकुलेशंस के बाद आपके पास जो वैल्यू आई वो ये आ जाएगी। इसके बाद आगे क्या बोलते हैं वो, कि T2, जब T2 होगा तो बैक्टीरिया इंक्रीज बाय 20%। तो 1000 में 20%, 1000 में 20% का मतलब कितना हुआ, 20% अगर इंक्रीज हो गया तो वो 1200 हो गया। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो इक्वेशन है इसमें आप पुट करो t को 2, ओके, और x को पुट कर दो 1200, उससे आपको लैम्डा की वैल्यू मिलेगी, और लैम्डा की वैल्यू 1/2 ln 6/5 आ जाएगी। ठीक है, अब आपके पास लैम्डा की वैल्यू भी है, अब सिर्फ कैलकुलेशंस हैं आगे। आगे कंडीशन क्या गिवन है, आफ्टर आफ्टर हाउ मच टाइम, k अपॉन log 6/5 टू द बेस e। इसका यह मतलब हुआ कि जो वैल्यू दी है दैट इज वैल्यू ऑफ t, लैम्डा हमारे पास है, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी आफ्टर दिस आवर्स। अच्छा, ठीक है, हमारे पास x की भी वैल्यू गिवन है, क्या वैल्यू है x की, 2000। तो t को आप रिप्लेस करेंगे इससे, x को रिप्लेस करेंगे 2000 से, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास है, k की वैल्यू वहां से आएगी। आगे जो भी कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशंस आप कर लें, एक स्टेप और आगे बचा हुआ है, वो आप कैलकुलेट करें और आगे बढ़ें। देखो, ये जेई 2000, जेई एडवांस 2018 का क्वेश्चन है। एडवांस के क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कई बार आप लोगों ने शायद अब तक ऑब्जर्व कर भी लिया होगा कि जेई मेन में कुछ प्रीवियस जेई एडवांस के कॉन्सेप्ट पे या क्वेश्चंस पे क्वेश्चन फ्रेम किया जाते हैं। तो आपको वो टाइप, एडवांस की वो टाइप जो मेंस में पूछी जा सकती है वो आनी चाहिए। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं ये दो ऑप्शंस नहीं कर रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर हमारा एरिया है, उसके बाद आप दोनों ट्राई कर लें। तो देखो, let f be continuous function, fx is equals to 1 minus 2x plus 0 to x ex minus t ft dt। आप लोगों ने मेरा इंटीग्रेशन अटेंड किया है, ठीक है। अब डिफरेंशियल्स अटेंड कर रहे हो। आप लोगों को एक बात बताई हुई है कि अगर इंटीग्रल की लिमिट में वेरिएबल आ जाए, इसका मतलब आपको एक बार डिफरेंशिएट करना है। लेकिन डिफरेंशिएट करते हुए ध्यान रखें, इंटीग्रल की एक लिमिट वेरिएबल है, लेकिन अंदर फिर एक्स नहीं होना चाहिए, या तो एक्स बाहर हो, राइट, या एक्स ना हो। तो हमें क्या करना होगा, एक काम करो, आप दोनों तरफ ई एक्स से डिवाइड कर दो, राइट, दोनों तरफ ई एक्स से डिवाइड कर दो, ताकि सो दैट जो हमारे पास इंटीग्रल के अंदर ई एक्स है वो हमारा खत्म हो जाए, इंटीग्रल के अंदर जो ई एक्स है वो हमारा खत्म हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएट तो करना ही है, ओके, डिफरेंशिएट करना है, लेकिन इंटीग्रल के अंदर ई एक्स नहीं होना चाहिए। तो क्या सजेशन दिया है मैंने कि आप डिवाइड कर दो ई पावर एक्स से, सो दैट आपके पास आ जाए ई पावर एक्स माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई पावर माइनस एक्स 1 माइनस 2x
प्लस 0 to x। अब जो फायदा में हमें मिलेगा वो ये कि इंटीग्रल वाले एक्सप्रेशन में x नहीं है। अगला स्टेप मैंने क्या कहा है, आप डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा e पावर माइनस एक्स एफ डैश एक्स, ओके, माइनस e पावर माइनस एक्स एफ एक्स इज इक्वल्स टू -2 e पावर माइनस एक्स, और ये आएगा हमारे पास -1 - 2x e पावर माइनस एक्स, प्लस लास्ट टर्म आ जाएगी e पावर माइनस एक्स एफ एक्स। राइट, अब आप इसे सिंप्लीफाई करें। ये जो हमारे पास है बड़ा सा एक्सप्रेशन, इसे आप सिंप्लीफाई करें। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि e पावर माइनस एक्स कैंसिल हो रहा है हर जगह से, वो आपको नजर आ गया होगा। सिंप्लीफाई करने पर आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो होगा एफ डैश एक्स। ठीक है, एफ एक्स देखो, एक एफ एक्स ये है, दूसरा एफ एक्स ये है, तो दोनों एफ एक्स जब लेफ्ट साइड पे आएंगे ये आ जाएगा -2 एफ एक्स। ठीक है, अब विदाउट एफ एक्स वाली टर्म -2 -1 -2x, इन्हें जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये -2x आ जाएगा, +2x -3। तो ये जो इक्वेशन है ये सिंपल, एफ डैश वाई को जरा dy बाई डी एक्स लिखो। जैसे ही आप इसे dy बाई डी एक्स लिखोगे और एफ एक्स को y लिखोगे, आपको चमक जाएगा कि क्या होने वाला है। आपको चमक जाएगा कि ये कौन सी फॉर्म है। अब देखो एडवांस में भी वही फॉर्म, वही 3 फॉर्म्स आएंगी। तो कौन सी फॉर्म है ये लीनियर फर्स्ट ऑर्डर फॉर्म है। आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करें और क्वेश्चन सॉल्व करें। ओके, तो देखो 2018 एडवांस, तो आप एक बार चेक कर लें। सी डी ऑप्शन अभी आप रुक सकते हैं, एक बार एरिया जब हो जाए तो सी डी ऑप्शन भी आप ट्राई कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से ये 2018 में ही कोई एक क्वेश्चन पेपर 1 में आया था, कोई एक पेपर 2 में आया था। तो एक ही साल में 2 डिफरेंशियल के क्वेश्चन दिख गए तुम लोगों को, और हर साल आएगा। और हर साल मैं बोल रहा हूं कि इन्हीं 3 टाइप से आएगा। क्लास में बार बार ये बात मैं बोलता हूं कि यही 3 टाइप्स हैं, यही 3 टाइप्स हैं। तो जो स्टूडेंट्स अच्छे से कर लेते हैं वो फायदे में रहते हैं, अदरवाइज होता क्या है, यही 3 टाइप। बस ये है कि एक्सप्रेशन थोड़ा सा कई बार बड़ा आ जाता है। लेकिन अगर आप इस कॉन्फिडेंस के साथ जाओ कि हाँ मुझे आते हैं और इन्हीं 3 टाइप से क्वेश्चन होगा, तो इजिली आप उसे सोल्व कर सकते हो। राइट, यहां पर ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, ओहो ये तो लिमिट का क्वेश्चन है, और लिमिट का लेक्चर भी आपने अटेंड किया है। आप याद करो, आप देखो उस लेक्चर को, उस पर लिखा हुआ है बार बार कि पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए। पहला स्टेप फॉर्म चेक करनी है। फॉर्म कौन सी है हमारी? फॉर्म तो ये 0/0 नजर आ रही है। अगर आप t को x से रिप्लेस करते हो 0/0, फॉर्म 0/0 है तो हम लोपिटल लगा सकते हैं। और वेरिएबल कौन है यहाँ पर? वेरिएबल t है, x कांस्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। वेरिएबल कौन है यहाँ पे? वेरिएबल t है। तो जब आप लोपिटल लगाएंगे तो वेरिएबल t है, फर्स्ट टर्म आ जाएगी एफ एक्स कॉस t। लिमिट को अभी ऐसे ही रहने देते हैं। लिमिट t अप्रोचेस टू x, एफ एक्स कॉस t माइनस एफ डैश टी। ठीक है, साइन एक्स, साइन का डेरिवेटिव मत ले लेना, जैसे एफ एक्स का नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि एक्स कांस्टेंट है यहां पर लोपिटल लगाने के लिए। और ये आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। ओके, अब टी को एक्स से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास आता है एफ एक्स कोस एक्स माइनस एफ डैश एक्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर। बोलो सही है। अब देखो एफ डैश को थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमारी आदत है डिफरेंशियल इक्वेशन को dy बाई डी एक्स की फॉर्म में देखने की, तो एफ एक्स को अगर आप y लिखो और एफ डैश एक्स को अगर आप dy बाई डी एक्स लिखो, तो आपको दिख जाएगा कि ये फॉर्म कौन सी है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं कि एफ एक्स को आप y लिख दो, y कोस एक्स माइनस साइन एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। y अकेला का मतलब क्या हुआ? दिस इज लीनियर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, राइट। और दूसरा एक और वे से सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आप देखो एफ एक्स कोस एक्स एफ डैश एक्स साइन एक्स। ओके, अच्छा
cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन, अच्छा माइनस साइन का डेरिवेटिव कोस, नहीं बात नहीं बन रही। मैं क्या ट्राई कर रहा हूं, मैं ट्राई कर रहा हूं कि क्या ये एग्जैक्ट डेरिवेटिव बन सकता है। प्रोडक्ट रूल तो नहीं लग रहा, लेकिन कोशेंट रूल लग सकता है। कोशेंट रूल में क्योंकि बीच में नेगेटिव साइन आता है, तो ये जो साइन स्क्वायर है एक बार चेक करो इसे डिनोमिनेटर में लाने की। साइन स्क्वायर को डिनोमिनेटर में अगर हम लाएंगे तो ये 1 आ जाएगा और यहां पर साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स यानी कि जो भी अगर हम कोशेंट रूल लगाना भी चाहते हैं तो वो होगा सम फंक्शन अपॉन साइन, जैसे एफ एक्स अपॉन साइन। तो बताओ क्या ये डेरिवेटिव है एफ एक्स अपॉन साइन का? एफ एक्स अपॉन साइन का डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ? हाँ ये तो बन रहा है। डेरिवेटिव जब आप लोगे एफ एक्स अपॉन साइन एक्स का, तो वो यही आएगा जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, राइट? वो यही आएगा जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। सी ध्यान रखना बाहर की तरफ होगा, राइट? मतलब सी आपको लगाना नहीं भूलना है। तो दोनों वे में से कोई भी वे आप अप्लाई करें और आप सॉल्व करें, ठीक है? क्वेश्चन उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट, ठीक है। दिस क्वेश्चन केम इन 2022, यानी कि इस साल का क्वेश्चन है, वो भी एडवांस। yx is solution of this equation. yx is solution of x dy minus y square 4y dx। अच्छा, कुछ हो सकता है क्या? कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नजर आ रही है? y वाली सारी टर्म्स एक साथ हैं, x वाली सारी टर्म्स एक साथ हैं। वाओ, ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये लिखा हुआ है वाई स्क्वायर अपॉन, सॉरी डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स। एक्स पॉजिटिव लिखा हुआ है। जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आप ध्यान रखना, इंटीग्रेट करते हुए भूल मत जाना मॉड लगाना। ओके, इंटीग्रेट करते हुए, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप मैनिपुलेट करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, तो हमारे पास 1/y माइनस 4 माइनस 1/y dy आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू डी एक्स बाय एक्स। आप जब इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा 1/4 लॉन ऑफ मॉड, मॉड मत भूल जाना आप, y माइनस 4 अपॉन y इज इक्वल्स टू, यहां मॉड की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि x पॉजिटिव दिया हुआ है। ओके, प्लस c। अब क्या कंडीशन दी हुई है? y1 इक्वल्स टू 2, y1 इक्वल्स टू 2 जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी 0। c की वैल्यू 0 आ गई तो हमारे पास y माइनस 4 अपॉन y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस एक्स पावर, आप चेक करें, लोग तो कैंसिल हो गया, c0 आ गया, तो ये 4x, 2 मिनट, कैलकुलेशन देख लें। y माइनस 4 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 4 राइट साइड पे गया प्लस माइनस एक्स पावर 4, राइट? प्लस माइनस क्यों? क्योंकि मॉड है। तो यहां से दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास आ रही हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है, पहली पॉसिबिलिटी y माइनस 4 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू एक्स पावर 4, दूसरी पॉसिबिलिटी y माइनस 4 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स पावर 4। ओके, हमें एक कंडीशन दी हुई है y1 2 आना चाहिए। अगर x को 1 पुट करें तो y की वैल्यू 2 होनी चाहिए, अगर x को 1 पुट करें तो y की वैल्यू 2 होनी चाहिए। तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू वैलिड है, कौन सी वैल्यू वैलिड नहीं है। मतलब ये हुआ कि आप y1 इक्वल्स टू 2 दोनों में चेक करें, उससे एक फंक्शन रिजेक्ट हो जाएगा, एक एक्सेप्ट हो जाएगा। जो एक्सेप्ट होगा उस फंक्शन से आप वैल्यू कैलकुलेट कर लें 10 इंटू वाई रूट 2 की। तो देखो, एडवांस के भी 3 क्वेश्चन हम लोगों ने उठाए, तीनों में वही 3 फॉर्म्स ही यूज हो रही हैं। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ जाएं एग्जाम में कि डिफरेंशियल इक्वेशन का तो हम क्वेश्चन कर ही लेंगे हर हालत में। तो आज की क्लास में बस आज की क्लास में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।